प्रश्न इस तरीके से आता है आवाज में, स्टेट एंड प्रूव डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम को स्टेट कीजिए, मतलब स्टेटमेंट लिखिए और इसका प्रूफ कीजिए। अकेली थ्योरम आती है 110 नंबर में। ये सबसे पहले स्टेटमेंट, बच्चों बात नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। छोटा छोटा लिखना है जिससे ज्यादा से ज्यादा बोल कर आ जाए एक बार में। स्टेटमेंट होता है बच्चों इसका, सपोज बच्चों जो ग्रीन्स थ्योरम है वो डबल इंटीग्रल के लिए 2 डायमेंशन है, और जो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए 3 डायमेंशन है। तो सपोज V इज द वॉल्यूम, हम सपोज कर रहे हैं कि V हमारा वॉल्यूम है बाउंडेड बाई, बच्चों आवाज ना करो आप, बाउंडेड है बाई किसके द्वारा, एक क्लोज्ड piecewise smooth surface S। सपोज बच्चों आवाज में, सपोज करते हैं हम फंक्शन f x y z 3 डायमेंशन में हो गया ना फंक्शन, इज ए वेक्टर फंक्शन, इज ए। बच्चों वो वाली थ्योरम, एक और चीज ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई होती है स्केलर फंक्शन के लिए, और ये वाली जो थ्योरम है अप्लाई इसके लिए वेक्टर फंक्शन के लिए मोस्टली। सपोज f x y z इज ए वेक्टर फंक्शन, लेकिन जब वर्क डन के रूप में कहे उस सवाल को तो वो भी वेक्टर फंक्शन का रूप हो जाता है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो वेक्टर दिया करता है, ठीक है। तब ये इस तरीके से फंक्शन वेक्टर रूप में दिया गया होगा, इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन which is continuous and has रखता है कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, continuous first partial derivatives in V। then तब बच्चों बाद में वॉल्यूम इंटीग्रल इसका जो फंक्शन दे रखा उसके डाइवर्जेंस dv is equal to surface integral f vector into n cap और into dx। बच्चों मैंने जो सरफेस इंटीग्रल इसलिए नहीं सवाल कराए कि यहाँ मुझे कराने पड़ते हैं, जब इसको करेंगे तो उसका तो सरफेस इंटीग्रल अपने आप ही हो जाएगा। तो हमें ये वाली प्रूफ करनी है, वेयर n वेक्टर इज द आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। देखो यहाँ वेक्टर नहीं लिखना है, कैप में लिखना है, तो नीचे क्लियर कह दिया है वेयर जहाँ n कैप जो है इज द आउटवर्ड ड्रॉन, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ खींचा गया, आउटवर्ड्स ड्रॉन बाहर की तरफ खींचा गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट एकांक नॉर्मल लंबवत सदिश है इस पर 2s सरफेस इंटीग्रल। बच्चों थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आपको चित्र ही बनाना पड़ेगा। चित्र अगले पेज पर दे रखा है। चित्र भाई में चलो इधर ही करते हैं। आवाज नहीं भाई, y z और ये
आपका x। आप जानते हैं x कैप x अक्ष के एवं i कैप होता है, y के एवं j होता है और z के एवं k कैप होता है। ये आप सब जानते हैं, बात नहीं भाई। आवाज बंद करो भाई। ये आपका चित्र है बच्चों। थ्योरम को प्रूफ करेंगे हम, उसके लिए छोटी छोटी चीजों का भी आपको समझना जरूरी है। ये जो छोटी छोटी इधर लिखी हुई हैं इन सबका समझना आपका जरूरी है, तो मैं इनको यहाँ लिखे दे रहा हूँ जिससे बाद में जब समझाने में परेशानी ना हो आपको। क्या लिखना है? कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ लिखोगे लेट F वेक्टर इज इक्वल टू F1 i कैप प्लस F2। ये तो हम मान रहे हैं बच्चों, कोई भी किसी फॉर्म में आप मान लो है। और ये F3 कितना k है। तो इसका डाइवर्जेंस ऑफ F वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? सब जानते हो इसको, डेल F1 बटे डेल x, डेल F2 बटे डेल y और डेल F3 बटे डेल z हो जाएगा। If alpha, beta, gamma are the angles, if यदि alpha, beta, gamma are the angles which outward drawn यूनिट नॉर्मल। ये अभी इनका कोई यूज नहीं, जब बाद का पार्ट समझाया जाएगा तब आप यहीं से समझोगे बच्चों। यूनिट नॉर्मल एंड मेक्स, एन वेक्टर मतलब मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव direction of x, y, z axis, then तब cos alpha, cos beta और cos gamma are directions DCS of n vector, and we have, हम रखते हैं n वेक्टर कितना, cos alpha into y कैप, cos beta into j कैप और cos gamma into k कैप। तो f वेक्टर into n कैप
तो ये हो जाएगा F1 cos अल्फा, डायरेक्ट लिख दूँ बच्चों इसको, F2 cos बीटा और F3 cos गामा, ये इतना हो जाएगा। देयरफॉर इसलिए द डाइवर्जेंस थ्योरम कैन बी रिटन एज, ऐसे भी लिखी जा सकती है, डेल F1 बटे डेल x, डेल F2 बटे डेल y, डेल F3 बटे डेल z, और ये dx dy dz इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल F1 cos अल्फा बाद में F2 cos बीटा और F3 cos गामा और इनटू dx। बच्चों आवाज नहीं, जरा ध्यान से सुनो। कभी कभी आपको ऐसे ना आएगा पेपर में लिखा हुआ स्ट्रेट एंड ट्रू डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस, कभी कभी आपको ये सब कुछ लिखा आएगा और इसके स्थान पर ये वाली लाइन आएगी, देखिए इसके स्थान पर सिर्फ इसके स्थान, ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक। तो यदि ये भी आ जाती है तब भी प्रूफ ऐसे ही करना है, सेम, समझ में आ गया। और अगर ये फॉर्म आती है तो पहले ये आपको लिख के बता देना है, क्यों? क्योंकि इसका यूज होने वाला है आपका इस थ्योरम में, जो आपकी ये है आगे चलने के लिए। अब बच्चों देखना ऐसे ही करेंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ शॉर्ट में थ्योरम को प्रूफ, आप डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरम है, देख लीजिए। और ये इतनी बड़ी जब है जब एक ही पार्ट डिटेल में लिखा गया, 3 पार्ट है, 2 पार्टों को सिमिलरली करके लिखा गया, आप लास्ट में देख सकते हैं जब इतनी बड़ी है। आवाज नहीं, अभी यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आवाज नहीं बच्चों, डेल F1 बटे डेल x, डेल F2 बटे डेल y और डेल F3 बटे डेल z, dx dy dz। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जब s को खोल देंगे F1 dy dz, F2 dz dx और F3 dx dy। अब बच्चों इसे कैसे लिख सकते हैं, जरा इस बात पर ध्यान दोगे। सरफेस इंटीग्रल ds खोल दिया है, s में 2 ही अक्ष लेने हैं, एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। जब हम एक्स वाई प्लेन लेंगे तो जेड कांस्टेंट लिया जाएगा, अर्थात जेड खत्म हो जाएगा, उसको तीसरे नंबर पर लिख दिया dx dy। जब हम x को खत्म करेंगे x कांस्टेंट लिया जाएगा तो dx खत्म dy dz, और जब dy खत्म किया जाएगा तो f2 dz dx। तो इतना भी हम इसको लिख सकते हैं। अब प्रूफ करना शुरू करेंगे, फोटो क्लिक कर लीजिए, बहुत बेशक किताब से लिखा हुआ है पर फोटो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि किताब से बहुत कुछ कट करूंगा मैं बीच में से, अब आगे जब करूंगा प्रूफ। कर दूं रफ बच्चों में, इसको चित्र रफ नहीं करना है बस, और इस चीज का ध्यान रखना है आपको। इसको भी रफ किए दे रहा हूं, स्टेटमेंट हुआ, अपनी बुक से देख लेना। देखिए क्या लिखोगे आप थ्योरी में, सब कुछ काट दो स्टार्टिंग से, आप बस इसमें लिखेंगे
volume V can be represented in the form, volume V can be represented in the form fxy is less than equal to z और z is less than equal to gxy। अभी समझाऊंगा आपको पूरा। ये एक काम करो, लाइट खराब आ रही है उसको कर दो बंद, बस इन्वर्टर से चल करो। देयर जहां x, y वेरीज, x, y वेरीज करता है किसमें, इन R। ऑब्वियसली एक साथ समझाऊंगा बच्चों, स्पष्ट है कि z इज इक्वल टू जी एक्स y रिप्रेजेंट्स करता है द अपर पोर्शन ऊपर के भाग को, अपर पोर्शन S1 ऑफ S, और z इज इक्वल टू fxy रिप्रेजेंट करता है द लोअर पोर्शन ऑफ S, lower portion of S, and there may be a remaining vertical portion, there may be a remaining, बच्चों आवाज नहीं, vertical portion S3 of S। बच्चों जरा पहला इतनी थ्योरी देखें, क्योंकि उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होगा आपका। सवाल की थ्योरी में V की बात की थी। V क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसमें 3 डायमेंशन तीनों ही पार्ट यूज होते हैं। V कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म fxy, और देखना z को लिया हमने, और z क्या fxy और gxy के बीच में। अब एक बात देखिए, ये वाला 3 पोर्शन xy z, इसमें ये केवल कौन सा प्लेन है, xy प्लेन। इस xy प्लेन में आपका z0 है, z0 होता है या नहीं होता, केवल r से डॉट कर दिया, इसको क्या कर दिया है, r से डॉट कर दिया। ये वाला पोर्शन जो है पूरा इसके लंबवत है, ये वाला पोर्शन ऑर्थोगोनल तो दिखाई देगा, परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर वाली थ्योरी मैंने काट दी, जरूरत नहीं। इस वाले पोर्शन को 2 पार्टों में बांटा है, जनरल उसको सेंटर्ड यहाँ कर दिया है, इसके 3 पार्ट बना दिए हैं, एक ऊपर का, एक नीचे का, और एक ये वाला पार्ट। जनरल में सेंटर जेड से ले लिया। तो बच्चों एक बात देखिए, इसको उसने बनाया S2, इसको बनाया S1, और एक वर्टिकल पोर्शन देखो जनरल में ध्यान से, ये सेंटर्ड इस तरीके से है, ये चला गया बाहर, तो अब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो उसने कहा रिमेनिंग पार्ट जो है वो S3 है, और वो क्या है आपका, वर्टिकल है, और उसको लिख दिया उसने S3। तो जरा देखना नीचे सबसे पहले इसकी, एंड देयर मे बी रिमेनिंग, एक और शेष पार्ट है जो वर्टिकल है, इसका वर्टिकल पोर्शन S3 किस पर, S पर। जनरल में यहाँ ये S लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना ऊपर क्या लिखा है, Z कैन बी रिप्रेजेंट, Z जो S, Z कैन बी रिप्रेजेंट इन द इस फॉर्म में fxy, मतलब x और y के फंक्शन से बड़ा और बराबर, और एक दूसरा फंक्शन है gxy उससे छोटा बड़ा। तो बच्चों लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन, तो सीधी सी बात है, कोई भी वैल्यू लोअर पोर्शन से बड़ी होगी और अपर पोर्शन से कम होगी। तो हमने
ये लोअर पोर्शन बना और ये अपर पोर्शन बना। तो जेड को मान लिया इससे बड़ा और बराबर और इससे छोटा और बराबर। इस पोर्शन को हमने डिनोट कर दिया एफ एक्स वाई से और इस पोर्शन को डिनोट कर दिया हमने जी एक्स वाई से। क्लियर हो गया? तो देखो ऐसे लिख दिया, जेड बड़ा है बराबर एफ एक्स वाई से, छोटा है बराबर जी एक्स वाई से। एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई के बारे में ये बता दिया। ऑब्वियसली स्पष्ट है, जेड इज इक्वल टू जी एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है अपर पोर्शन को, जी एक्स वाई अपर पोर्शन को। यहीं से पता चल रहा है, यहाँ से तो जेड बड़ा है इससे तो ये लोअर, छोटा है इससे तो ये अपर। तो क्या लिख दिया? ऑब्वियसली, मतलब यहीं से हमें स्पष्ट है कि जी एक्स वाई जो है जेड जी एक्स वाई के बराबर रिप्रेजेंट करेगा अपर पोर्शन के को, S1 के को, और जेड इक्वल टू रिप्रेजेंट विद द लोअर पोर्शन ऑफ एस। बच्चों यहाँ गलत लिख गया है हमसे, एक मिनट। जेड इक्वल टू रिप्रेजेंट द अपर पोर्शन ऑफ S1 और नीचे जो है S2 अपर पोर्शन S2। ये हो गया। अब बच्चों हम न्यूमेरिकल पार्ट पर चलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल भी थ्योरेटिकल से के रूप का होगा। अब बच्चों देखना क्या लिखोगे यहाँ, डी है। ये तीन पार्ट जो है एक एक करके किए जाएंगे। जो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था बच्चों? वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में ये तीन पार्ट लिखे हुए थे, आपको पता है। ये डेल F1 बटे डेल X, डेल F2 बटे डेल Y और डेल F3 बटे डेल Z, ये लिखे हुए थे। dx dy dz। बच्चों एक एक करके कंपोनेंट करके किया जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी में तो तीनों घटक होते हैं, तो डी भी रिप्रेजेंट करेगा dx dy dz को। तो पहले इसको कर लो या इसको कर लो या इसको कर लो, पहले इसको लेकर किया जा रहा है। ट्रिपल इंटीग्रेट डेल F3 डेल Z V और ये कितना B। फिर बाकी सब सिमिलर लेकर के किए जाएंगे, क्योंकि अगर सबको ऐसे ही किया जाएगा तो ये खत्म ना होगी पूरे 1.5 घंटे में भी करो। आवाज नहीं। तो अब क्या लिखोगे? बी है वो हम रखते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल भी डेल F3 बटे कितना डेल Z। आवाज नहीं करो बच्चों, डी। तो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल F3 बटे डेल Z, डी क्या? dx dy dz, यही तो होगा। अब देखना ध्यान से, डबल इंटीग्रल को दो जगह बांटो। एक तो डबल इंटीग्रल में बांट दो, उसको लिख दो आप। अब आप इसके रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं F3 का Z से, तो Z खत्म होना, Z खत्म होना तो Z की लिमिट यूज करनी है आपको, समझ में आया नहीं? अब देखिए, तो यहाँ लिख दोगे आप Z इज इक्वल टू जो भी आपकी लिमिट है, आपकी लिमिट fxy टू लोअर टू अपर चलते हैं ना, लोअर ये और अपर ये, और यहाँ आपका क्या रह जाएगा? डेल F3 बटे डेल Z इंटू dz, और ये हो जाएगा आपका dx dy। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब यहाँ से ये फंक्शन F3 का रह जाएगा। किसका रह जाएगा? F3 का। और मुझे एक बात बताओ कि जब f हमारा x y z का फंक्शन है, तो क्या F3 मतलब थर्ड कंपोनेंट जो है उसका, उसमें x y z नहीं है? हम मान रहे हैं चलो किसी विशेष परिस्थिति में z खत्म हो गया या x खत्म हो गया, लेकिन जनरल तो हमें लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कोई सवाल में लिखूँ ये x y z स्क्वायर और एक में लिख दूँ x y z और z के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करूँ, तो यहाँ x y बचेगा, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ तो ना हुआ, तो जनरल में हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो F3 का जो पार्शियल डेरिवेटिव है बच्चों, और इंटीग्रेट करने के बाद ये आ रहा है F3 x y z, और लिमिट यूज करोगे z इक्वल टू fx y और gx y।
और dx dy और f3 बच्चों x y z के स्थान पर पहले क्या यूज करेंगे, अपर gxy माइनस f3 x y और z के स्थान पर आप क्या करेंगे, fx y। अभी देखो क्या रहेगा, dx dy रहेगा। dx dy क्लियर हो गया यहाँ तक। और f3xy gxy अब ये अलग अलग कर दिया गया है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए यहाँ है बच्चों, अब असली काम समझने का इस लाइन के बाद है आपका असली काम समझने का। f3 x y आवाज नहीं बच्चों, g x y dx dy माइनस f3 x y fx y dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो गया। और यहाँ तक फोटो क्लिक करें बहुत जल्दी। ये तीनों थ्योरम का साथ ही साथ टेस्ट लूंगा मैं, क्योंकि एक थ्योरम 100% आती, तीन नहीं दो है मैं जो पेपर में आती है प्रूफ करने के लिए, ग्रीन और गॉस। स्टोक्स तो बहुत ज्यादा लॉन्ग पड़ती है, इससे भी ज्यादा लॉन्ग पड़ती है, इसलिए वो प्रूफ में ना के सवाल आती है, उस पर सवाल है। हाँ जी, सवाल भी आते हैं, इनका साथ ही साथ टेस्ट लिया जाएगा बच्चों। अब फोटो क्लिक हो गया आपका, कर दूं अब मैं इसको रफ, आवाज नहीं बच्चों, पूरा ही कर देगा हम लोग। अरे बच्चों बात बंद कर लो। बच्चों जरा आप पहले चित्र में समझ रहे हैं, चलो एक बात मैं समझाऊंगा, पहले लिख दो ना, आवाज नहीं भाई। फॉर द वर्टिकल पोर्शन, वर्टिकल पोर्शन कौन सा, S3 ऑफ S, F के वर्टिकल पोर्शन S के लिए, S के S3 के लिए द नॉर्मल N3 लिखा हुआ है यहाँ 2S3 मेक्स ए राइट एंगल, राइट एंगल। इसमें तो आपको समझाना नहीं, इस बात के लिए तो लंबवत परपेंडिकुलर पहले ही समझा दिया था, उसी से आप समझ गए। राइट एंगल गामा विद आवाज नहीं के कैप, देयरफॉर इसलिए S3 के लिए हम यूज करेंगे यहाँ S3 F3 K कैप इंटू N कैप, आवाज नहीं बच्चों, N3 सॉरी, और ये कितना आपका DS3 इक्वल टू 0 सेंस टू K कैप इंटू N3 कैप। समझ लिए हो गए ये जीरो क्यों लिखा, जरा पहले इस बात को समझ लीजिए, अगली बात लिखने से पहले। बच्चों हम S3 के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, S3, और वैसे भी हम Z के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो हमें थर्ड वाला ही यूज करना, जब Y के लिए करेंगे तो सेकंड वाला। तो बच्चों जब इसके लिए कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए आप, N3 और K कैप दोनों के बीच क्या है आपका एंगल, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो K कैप इंटू N3 कैप, K कैप का मोड N3 कैप का मोड इंटू cos 90 डिग्री परपेंडिकुलर,
तो इसकी वैल्यू 0, ये 1 टोटल क्या हो गया 0। अगर ये 0 हो गया तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ऐसे ही हमें बाकी तीनों के साथ लिखने हैं। अब इसके लिए देखो पहले, जब S1 के लिए बात करूंगा मैं, इसके लिए बात करूंगा, मेरा ये सेंटर है, ये समझो क्या है, ये सेंटर, ये वाला पोर्शन ऐसे लंबा मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, और इसकी तरफ चलूंगा ऐसे समझो, यहाँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। तो ये देखना ध्यान से, ये तो बाहर की तरफ चला गया 90 डिग्री। अब जब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये बीच एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का 90 से छोटा होगा ना, क्योंकि पहले एक्स अक्ष मेरा इधर था, अब इधर आ जाएगा 0 इनिशियल लाइन। इससे जैसे जैसे इसकी तरफ चलूंगा मैं तो 90 डिग्री तक बढ़ूंगा, क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। लेकिन जब मैं इधर आऊंगा नीचे, इसके लिए देखो ध्यान से 90 डिग्री, लेकिन ये अब ऐसे ना चल के नीचे की तरफ लिया जाएगा, यहाँ तक तो 90 डिग्री, लेकिन ऐसे ना चल के अब ये नीचे की तरफ लिया जाने लगा ऐसे, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से बड़ा, और एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो बच्चों आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, अपर पोर्शन में एक्यूट और लोअर पोर्शन में ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा, एक्यूट 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो अब उसके लिए यूज किया जाएगा बच्चों अपर और लोअर पोर्शन के लिए। फॉर द अपर पोर्शन, और द अपर पोर्शन, अपर पोर्शन के लिए, और अपर पोर्शन क्या है बच्चों, S1 है। किसका है, S1, द नॉर्मल, आवाज नहीं होती। अब देखो S1 के करस्पॉन्डिंग में n का कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, N1 कंपोनेंट लिया जाएगा। S2 के करस्पॉन्डेंस में N2 कंपोनेंट लिया जा रहा है। अब समझ में आ गई ना ये सब चीज, शुरुआत में नहीं बताई थी, डायरेक्ट लिख दी थी N1 N2 N3। S1 के करस्पॉन्डेंस में N1, S2 के करस्पॉन्डेंस में N2 और N3 के करस्पॉन्डेंस में, तो S3 के करस्पॉन्डेंस में N3। तो लिखेंगे फॉर द अपर पोर्शन S1 ऑफ S, द नॉर्मल कितना N1 क्या 2 किसके लिए, S1 के लिए, मेक्स बनाता है, क्या बनाता है, n एक्यूट एंगल। बच्चों मेक्स n एक्यूट एंगल, और इसको माना क्या है हमने, गामा। एक्यूट एंगल बनाता है गामा विद k। बच्चों k कैपी क्यों लिया जा रहा है हर बार, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में हमारा काम किया जा रहा है। जब हम y के रेस्पेक्ट काम करेंगे तो j कैप लिया जाएगा तीनों कंपोनेंट में, S1 S2 S3 में, और जब उसके लिए काम किया जाएगा x के लिए तो तीनों S1 S2 S3 में I लिया जाएगा। तो ये लिख दोगे आप अपना विद k है। अब लिखोगे देयरफॉर, बच्चों कल लिख के दिखानी है k कैप इनटू N1 कैप, और ये कितना ds। अब बच्चों बस हमें यही तो बताया कि एक्यूट एंगल है, ये तो नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। तो एंगल हमने गामा 1 मानना था, तो टोटल कैसे लिख देते हैं हम इसको, cos गामा 1 इनटू ds1। क्या लिख दिया, cos गामा 1 इनटू ds1, और जनरल में क्या लिख देंगे इसको हम, dx dy। अब बच्चों हेंस अब लिखो आगे S1 फर्स्ट पोर्शन अभी पूरा थोड़ी हुआ है, ऐसा ये लिखना है इसमें, S1 F3 k कैप इनटू N1 कैप इनटू ds1। अब ये क्या लिख दिया जाएगा आपका बच्चों, R F3 x y g x y, और ये कितना dx dy। बस साइन से नोट किया है, साइन क्या होता है एक्यूट एंगल में, प्लस होता है, क्या होता है साइन, और वैल्यू नेगलेक्ट मानिए क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी होती है, 0 और 90 के बीच में, क्या 0 तो है नहीं एग्जैक्ट, 0 से बड़ा है,
और जीरो से बड़ा जैसे 30 ने cos 30 तो कितना होता है √3 देखो। इस तरीके से वैल्यू से इंपॉर्टेंस नहीं लगाया है, बस अपना इससे इंपॉर्टेंस लगाया कि इसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वो तो कम है, बस साइन देखा क्या है प्लस या माइनस, इतना हो गया। इसको मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो, इसको यहाँ लिखा नहीं है, इसने लास्ट में लिखा है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर चलो रहने मानो क्योंकि इक्वेशन बहुत बन जाएंगे अगर सबको मालूम। अब लिखोगे S2 पोर्शन के लिए आवाज नहीं बच्चों, फॉर द लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन और कौन सा S2 किसका S का, द नॉर्मल। बच्चों अब n2 ले लिया जाएगा, 2 किसके लिए S2 के लिए, मेक्स बनाता है कैसा एंगल बच्चों बता दिया, ऑब्ट्यूज, मेक्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चों हिंदी वाले समझ ले ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण है, 90 से बड़ा। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा, गामा 2 बेदन के कैप ही चलेगा आपका, के कैप क्या इंप्लाई करेगा, के कैप इनटू n2 कैप और ds2, तो बच्चों cos गामा 2 इनटू ds2 कहा था ना। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो साइन माइनस का आएगा, cos मतलब पैसे बड़े के लिए माइनस आता है, तो बस लिख दिया जाएगा माइनस dx। अब देखो जेड कहाँ गया बच्चों, जेड तो खत्म हो गया, कांस्टेंट जेड के लिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं, आर में बदल गया हमारा। अब बच्चों अब क्या लिख देंगे, हेंस अब अब S1 लिख दो, सरफेस इंटीग्रल S1 F3 और इनटू के कैप इनटू n है इसमें S1 के लिए करना है ना हम इस पार्ट में फॉर द लोअर पोर्शन S2। अच्छा हाँ हम S2 के लिए कर रहे हैं S2, फिर आपकी बुक में गलत लिख दिया है, एक वर्ड बुक में गलत है बच्चों। S1 का काम पीछे हो गया, यहाँ S2 होगा आपका, S2 F3 इंटू के कैप इंटू n2 के कैप और ds2 इजिकल टू डायरेक्ट लिख दूं, लास्ट में इसको लिखने के लिए माइनस बाहर ही लिख दिया, r F3 x y f(x, y)। अब ध्यान से सुनो, यहाँ f(x, y) क्यों लिखा जेड की जगह पे, क्योंकि हम लोअर के लिए कर रहे हैं, लोअर को रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए में gxy क्यों लिखा गया था, क्योंकि जेड के स्थान gxy लिखा गया, अपर को gxy से रिप्रेजेंट किया गया था। और यहाँ आपका कितना आ जाएगा, ये dx dy। देखो ds2 का मान कितना माइनस dx dy, तो माइनस बाहर लिख लिया, यहाँ केवल क्या रहेगा dx dy रहेगा, और बाकी सब आपका रह जाएगा। अब इन सबको जोड़ करके लिखेंगे, हम सभी पार्टों को जोड़कर लिखेंगे। आवाज नहीं बच्चों, इसने एक को S से डिनोट किया, एक को S1 से, एक को S2 से, यहाँ कुछ मिस्टेक लिख रही है इसके में, हमने S1 S2 S3 से डिनोट किया है तीनों को, देखो एक को S3 से डिनोट हो रहा है जिसका मान 0 है, यहाँ S3 है बच्चों। आप इस बुक में सुधार कर लेंगे और क्या लिख देंगे, इसलिए यहाँ S3 है जो S1 आपके बुक में लिखा हुआ है, F3 के कैप इंटू n3 के कैप ds3 प्लस अब S1 F3 इंटू के कैप इंटू n1 के कैप ds1 प्लस बच्चों बाद में S2 F3 और इंटू के कैप इंटू n1 के कैप, एक मिनट हाँ 2 आएगा इसमें, और ये ds2 और तीसरे में बच्चों हो गया, तीसरा तीनों हो गए। अब इनके मान रख दिए जाएंगे जो आए थे, इसका मान आया था 0, इसका मान आया है ये, और इसका मान आया है, तो बराबर पहले का मान 0
और इसका मान कितना, ये रहा F3 XY GXY dx dy और इसका मान माइनस में, बच्चों बात नहीं, F3 XY Fxy dx dy। बच्चों फोटो क्लिक करो बहुत जल्दी। अब देखो ध्यान से, जब आप z के लिए करोगे तो क्या सेम रहेगा, F3 सेम रहेगा और k कैप सेम रहेगा। y के लिए करोगे तो F3 के स्थान F2 आएगा, k कैप के स्थान पर पूरे प्रोसीजर में j आएगा। और उसके लिए करोगे, x के लिए करोगे तो F3 के स्थान पर पूरे प्रोसीजर में F1 आएगा और N3 के स्थान पर N1 आएगा और k कैप के स्थान पर I1 आएगा। ये चीज चेंज हो जाएगी। फोटो क्लिक कर लो जिसको भी करना हो गया। अब इनको अपने समेशन के फॉर्म में लिख देंगे। आवाज नहीं बच्चों, कर दो बच्चों ऊपर से। अब तो अरे बच्चों बात मत, अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला पोर्शन सरफेस के लिए है, अरे बात नहीं, ये वाला पोर्शन किसके लिए है, सरफेस इंटीग्रल के लिए। तीनों कंपोनेंट अलग अलग एडिशन में लिखे हुए हैं, इनको एक साथ लिखेंगे। जब एक साथ लिखेंगे तो S3 S1 S2 इसके स्थान पर तो S हो जाएगा, ये F3 सब में रहेगा, ठीक है। और आपका एक हाँ F3 और ये K हो जाएगा आपका K कैप और ये आपका सब में N कैप हो जाएगा, ये हट जाएंगे तो जनरल में हो जाएगा ना आपको। और DS1 DS2 DS3 के स्थान पर क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये मान किस किसके हैं बच्चों, ये उसी के दो मान है। जेड के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव किया तो ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। और किसके लिए, जेड के लिए डेल F3 ओवर डेल Z इनटू कितना d। अब सिमिलरली करके क्या लिखोगे, मुझे एक बात बताओ, क्या कोशिश करोगे कि जैसे पूरा प्रोसीजर किया है एक बार किया जाए भाई के लिए, कोशिश कर सकते हो घर पर, इतना ही टाइम जाएगा नहीं, इसलिए आप यहाँ इतना ही करें और फिर लिखें सिमिलरली करके। सिमिलरली अब S2 के लिए लिख दोगे S F2, देखो K के स्थान पर G आ जाएगा, ये आपका N कैप भी आएगा, ये आपका DS आएगा और इधर F3 के जगह पे F2 आ जाएगा, डेल Z के स्थान पर Y आ जाएगा, ये आपका D आएगा। एंड आवाज नहीं बच्चों, ऐसी रहेगा, ये F1 हो जाएगा और ये I कैप हो जाएगा, ये N कैप रहेगा, ये DS रहेगा और ये वॉल्यूम इंटीग्रल V। हाँ पेपर में चलेगा भैया, हाँ पेपर में चलेगा, एक पार्ट करना बस, डिटेल डेल F1 बटे कितना डेल X इनटू डेल। क्योंकि अगर तुम दोनों पार्टों को डिटेल करोगे ऐसे ही तो एक थ्योरम को कितना टाइम दोगे, 40 मिनट तो हो गए देखिएगा। और जब तुम अपने आप करोगे और लगातार करोगे तैयार करोगे तो कम से कम 20 मिनट फिर भी लगा दोगे। मैं तो समझा भी रहा हूँ, बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, मिटा भी रहा हूँ, और कहीं गलत हो गई बीच में तो फिर मिलेगी नहीं गलती कहाँ थी, आवाज नहीं बच्चों। तो ये आपका, अब इनको ऐड कर दोगे, ऐड कौन कौन सा, एक इसको मानो 2, इसको मानो 3, आवाज नहीं, और इसको मानो 4। अब इनको ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 2 3 एंड 4, 2 3 4 को जोड़ने का S F3 K कैप इंटू N कैप dx प्लस S F2
जे कैप एन कैप डी एस प्लस S1 चित्रों को रफ कर दूँ तुम S1 और F1 और ये I कैप और ये DS और ये आपका राइट हैंड डेल F3 बटे डेल Z dV। अरे आवाज नहीं बच्चों, डेल F2 बटे डेल Y इंटू dV और डेल F1 बटे डेल X इंटू dV। ये किसका मान है और ये किसका मान है आपने कहना समझ। ये सरफेस इंटीग्रल का और ये वॉल्यूम का जो स्टेटमेंट दिया था उसमें से लिख दोगे। इस तरीके से ये थ्योरम आपको प्रूफ करनी है बच्चों। आवाज नहीं कर दूर रखा इसको में देखो, फोटो खींच लो और एक काम करो, अगर तुम्हें इस थ्योरम में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी पूछ लो, क्योंकि घर जाकर अगर प्रॉब्लम आ गई और भूल गई ये चीज कैसे आई तो फिर थ्योरम तैयार नहीं होगी तुम पर। मैं लिखवाऊंगा इसको लिखवाऊं या ग्रेंज को लिखवाऊं, किसी एक को लिखवाऊंगा। अभी पूछ लो देखकर, कोई चीज अगर समझ में ना आई